गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। गौतम, रुपेंद्र, जी के, दीपक, शुभम, अभिषेक, दीपांकर, ओके, ये लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कल की क्लास नहीं हुई थी, कल यहाँ पर पावर ब्रेकडाउन था, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज पढ़ लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व इतिहास, और आज हम इसमें बात करेंगे अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण। कल करियर विल पर दोपहर की सारी क्लासेस ऑफ कर देनी पड़ी थी, क्योंकि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जहाँ पर हमारा स्टूडियो है। तो सारी की सारी क्लासेस कल ऑफ थी दोपहर में, तो वो पावर ब्रेकडाउन की वजह से आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं और कोशिश करेंगे कल भी क्लास रखेंगे। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, कल आपकी जो क्लास रहेगी, अगर रही तो मॉर्निंग में रहेगी, आपका टाइम चेंज रहेगा सिर्फ कल के लिए, क्योंकि वैसे ये बैच जो है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। लेकिन कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो हम ट्राई करेंगे कि कल क्लास रख लें। अगर कल मॉर्निंग में स्टूडियो अवेलेबिलिटी रहेगी तो मैं मॉर्निंग में कल क्लास लेके तभी अपने घर जाऊंगा। जी, हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली के एकीकरण के बारे में, जो 19th सेंचुरी में होने वाली यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है। इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोस्तों, हम सब जानते हैं, अगर हम इटली की बात करें तो प्राचीन काल से ही जो इटली था वो एक ऐसा देश था जहां पर यूरोप का एक बहुत ही वैभवशाली या यूरोप की एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ था। जी, जो इटली है वो यूरोप का एक ऐसा देश माना जाता है जहां पर प्राचीन काल में ही एक वैभवशाली सभ्यता का विकास हुआ था। और रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के बारे में आप सबने सुना होगा। तो वही जो क्षेत्र था, उसी के यूनिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और हम पढ़ चुके हैं फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, या जो इटली का एकीकरण हुआ, उस की विचारधारा में या उस विचारधारा को पनपने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? नेपोलियन ने। वो कैसे दिया? 1799 में, 1799 ईस्वी में, जब नेपोलियन ने इटली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, तो इटली के क्षेत्रों पर अधिकार करके नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पर एक समान या एक समान व्यवस्था और प्रशासन क्या कर दिया? लागू कर दिया। कहने का मतलब, टाइम क्यों चेंज कराते हो अबे नालायक आदमी? ये बैच मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे को आपकी क्लास होती ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर सैटरडे को मैं क्लास लूंगा तो मैं मॉर्निंग में लूंगा, आफ्टरनून तक 12:30 बजे से क्लास नहीं होगी सैटरडे को। और अगर तब भी प्रॉब्लम है तो फिर कल छुट्टी रहेगी, होली के बाद मिलना रंग बिरंगे चेहरे लेकर। ये कह रहा हूं मैं। ये जो बैच है हिस्ट्री स्पेशल का, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो कल सैटरडे है,
तो क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि कल मैं मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा। और टाइम कोई सा भी रहे, आपके पास तो पूरी की पूरी क्लास का वीडियो अपलोड हो ही जाना है ना, है ना। आप लाइव पढ़ें या उसके बाद 1.5x स्पीड पर पढ़े, बात तो एक ही है। लाइव पढ़ के तुमने कौन सा झंडे गाड़ देने हैं। जी हाँ, क्लासेस जो हैं वो बंद रहेंगी। कल क्लास होंगी शायद हाफ डे, और मतलब मॉर्निंग के स्लॉट्स में। उसके बाद मेरे ख्याल से 11 तारीख तक छुट्टी रहेगी। तो बाकी अगर मेरी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं होगी तो वो भी पता चल जाएगा। टाइम और वो सारी की सारी चीज़ें वो हमारी हेडेक है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम पढ़ने का है, उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना, वो क्या स्टार्ट होगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। वो सारा काम हमारा है, आपका केवल काम लाइव आकर पढ़ने का है। और ये आलतू फालतू जो कमेंट्स करते हैं, बस ये करने का काम है आपका। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। जी, तो मैंने कहा कि जब 1799 ईस्वी में इटली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो वहां पर उसने पूरे के पूरे क्षेत्र में एक समान प्रशासन व्यवस्था लागू कर दी। और ध्यान रखेंगे, वहां से सामंतवाद का अंत कर दिया गया। वहां पर जो पोप का शासन था, जो पादरियों का शासन था, उस पर भी नियंत्रण कर लिया गया और वहां पर एक समान न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी, बस यही सबसे बड़ा कारण बनी कि जो इटली के लोग थे या जो इटली की जनता थी, उसके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी और उनके अंदर भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान की बात उभरी और हमें देखने के लिए मिली। तो हम बात करते हैं कि अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, that was an important incident of 19th century। ये 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना थी। In 1799, Napoleon conquered some part of Italy and he applied an unified administration देयर। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली क्षेत्र पर अधिकार करके एक समान प्रशासन व्यवस्था लागू की। और ध्यान रखेंगे, नॉर्थ इटली में या उत्तरी इटली में सिस एल्पाइन, नॉर्थ इटली में या उत्तरी इटली में सिस एल्पाइन नामक गणराज्य
हम सब जानते हैं गणराज्य, रिपब्लिक स्टेट। गणराज्य की स्थापना करके इटली के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। इटली के कुछ भाग पर एक समान प्रशासन व्यवस्था लागू की गई थी नेपोलियन के द्वारा, और इसके अलावा उत्तरी इटली में ही सिस एल्पाइन नामक एक गणराज्य की स्थापना नेपोलियन ने की थी। और ध्यान रखेंगे, जहां से इटली के लोगों को यूनिटी या एकता का सबक मिला। ध्यान रखेंगे, जो इटली था वहां पर एक ही नस्ल के लोग रहा करते थे। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में सभी लोग एक ही नस्ल के थे। दूसरा कॉमन फैक्टर, सारे के सारे रोमन कैथोलिक, सारे के सारे लोग रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। सारे के सारे लोग ही रोमन कैथोलिक धर्म को माना करते थे। और सबकी संस्कृति भी एक समान थी। और ये भी एक कारण था कि इटली के लोगों के अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जागृत हुई। लेकिन ध्यान रखेंगे, इन 1815 इटालियन रूलर मुरत डिफीटेड नेपोलियन। लेकिन ध्यान रखेंगे, 1815 ईस्वी में इटली के शासक मुरत ने नेपोलियन को पराजित किया। और अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इसी मुरत नाम के शासक ने इटली के एकीकरण का या यूनिफिकेशन का प्रयास किया, कोशिश की। तो अगर हम बात करें इटली के यूनिफिकेशन के बारे में या एकीकरण के बारे में, तो जो सबसे पहला प्रयास एकीकरण का किया गया था वो करने वाला एक इटालियन रूलर, इटली का ही शासक था जिसका नाम मुरत था। 1799 में तो नेपोलियन ने इटली पर अधिकार किया था, लेकिन वो पराजित हुआ था, वो हारा था। 1815 ईस्वी में इटली के ही एक शासक थे जिसका नाम मुरत था। और ध्यान रखेंगे, इसी मुरत नाम के शासक ने 1815 ईस्वी में यूनियन ऑफ इटली सोसाइटी की स्थापना की। In 1815, Murat announced the establishment of a society named Union of Italy। 1815 ईस्वी में मुरत ने ही
एक संस्था, एक सोसाइटी की स्थापना की घोषणा की जिसका नाम था यूनियन ऑफ इटली। लेकिन इटली के लोगों में, इटली के शासक में एकीकरण की जो भावना जागृत हुई थी, इसके बिल्कुल खिलाफ था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया इसके बिल्कुल खिलाफ इसलिए था क्योंकि ध्यान रखेंगे उस समय ऑस्ट्रिया का शासक या ऑस्ट्रियन रूलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिक इस एकीकरण के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो या यूनिफिकेशन हो। और वो क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत हो, क्योंकि अगर इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत होगी या नेशनलिज्म की भावना जागृत होगी तो इससे ऑस्ट्रिया को भी नुकसान होगा। और ऑस्ट्रिया को नुकसान ये होगा कि ऑस्ट्रिया के लोग भी राष्ट्रवाद की भावना से जागृत होंगे और ऑस्ट्रिया का भी यूनिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी नहीं चाहता था मेटरनिक कि इटली का यूनिफिकेशन हो। इसीलिए ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक की ही वजह से वियना कांग्रेस में वियना कांग्रेस में इटली को दोबारा खंडित कर दिया गया। कहने का मतलब, क्योंकि 1815 में मुरत ने तो अनाउंस किया था कि यूनियन ऑफ इटली की स्थापना होगी, लेकिन ऑस्ट्रिया का शासक जो था मेटरनिक वो ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने वियना कांग्रेस से कहकर इटली को दोबारा से डिसइंटीग्रेट करवा दिया, उसके दोबारा से टुकड़े करवा दिए और दोबारा से खंडित करवा दिया। और ध्यान रखेंगे इटली को दोबारा से उसी स्थिति में पहुंचा दिया गया जिस स्थिति में वो नेपोलियन के अधिकार से पहले था। और वो स्थिति क्या थी? सबसे पहला काम तो ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया नामक स्थान पर अधिकार किया। दूसरा काम, पोप का प्रदेश पोप को वापस लौटा दिया गया। और ध्यान रखेंगे इटली के ही नेपल्स नामक स्थान पर इटली के नेपल्स में पुनः या दोबारा बूर्बो वंश का शासन शुरू हो गया जो पहले से वहां पर रूल कर रहे थे। मैंने एकीकरण का मीनिंग, एक आदमी पूछ रहा है एकीकरण का मीनिंग। अरे नालायक आदमी, तुम्हें पता होगा कि भारत में पहले स्वतंत्र रियासतें थी, लेकिन आज़ादी के बाद सारी की सारी स्वतंत्र रियासतों को यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ में क्या किया गया था? शामिल किया गया था, जोड़ा गया था। और जब सारी की सारी रियासतें एक हो गई थी तो फिर हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके तहत 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे।
तो ये केवल मेरे भाई भारत में नहीं हुआ था, ये इटली में भी हुआ था, ये जर्मनी में भी हुआ था। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई ये तो पता होगा आपको कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। उस दिन हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश का एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सारी की सारी देशी रियासतों या स्वतंत्र रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ऐसे ही जब 1799 में इटली पर अधिकार किया नेपोलियन ने, तो उसने सारे के सारे इटली पर अधिकार करके सारी जगह एक ही जैसा व्यवस्था, एक ही जैसा सिस्टम, एक ही जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही जैसा राजनीतिक व्यवस्था लागू कर दी और सब लोगों के लिए एक ही प्रकार के रूल्स हो गए। कहने का मतलब जो इटली था वो यूनाइट हो गया। लेकिन ये बात ऑस्ट्रिया को नहीं पसंद आई। ऑस्ट्रिया को इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली के लोग जागरूक ना हो, क्योंकि वो चाहता था इटली के लोग अभी भी सामंतवाद में रहें और इटली के लोग अभी भी रूलर्स के शासन में रहें। क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही था। ऑस्ट्रिया को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इटली के लोग जागरूक हों, उनके अंदर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बढ़े, वो सारे के सारे एकजुट हो जाएं, और अगर वो सारे के सारे एकजुट होंगे तो फिर ऑस्ट्रिया में भी यही काम होगा। इसीलिए वियना कांग्रेस से सिफारिश करके ऑस्ट्रिया ने तुरंत इटली का डिसइंटीग्रेशन करवा दिया, उसको दोबारा से खंडित करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने खुद इटली के लोम्बार्डी और वेनेशिया नामक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पोप का जो प्रदेश था वो पोप को वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा नेपल्स नामक स्थान में दोबारा से बूर्बो वंश का शासन शुरू हो गया, जो वहां पर ऑलरेडी पहले से क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और ध्यान रखेंगे, और इटली का पार्मा, मोडेना और टस्कनी, और इटली का पार्मा, मोडेना और टस्कनी क्षेत्र इटली का या इटली के पार्मा, मोडेना और टस्कनी क्षेत्र पर दोबारा हैब्सबर्ग वंश का अधिकार हुआ। कहने का मतलब अब इटली दोबारा से पूरी तरीके से टूट चुका था, दोबारा से पूरी तरीके से खंडित हो चुका था। और ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक ने इटली में राष्ट्रवाद, उदारवाद और सुधारों का विरोध किया। और जब मेटरनिक इटली में राष्ट्रवाद, उदारवाद और सुधारों का विरोध करने लगा, तो बस फिर क्या था, जाने अनजाने में ही खुद मेटरनिक ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा दी। क्योंकि जब इटली के लोग विरोध करने लगे मेटरनिक की इस विचारधारा का या मेटरनिक की इस नीति का, तो अपने आप ही सारे के सारे लोग एकजुट हो गए, सारे के सारे लोग यूनाइट हो गए, और मेटरनिक ने ना चाहते हुए भी अनजाने में इटली के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर दी। धीरे धीरे इटली के लोगों के अंदर अब ये भावना जागृत होने लगी कि अब हमें क्या होना है, यूनाइट होना है, अब हमें एक होना है। लेकिन यूनाइट किस प्रकार से होंगे, इस पर भी अलग अलग विचारधाराएं पनपने लगी। और महत्वपूर्ण रूप से इटली के अंदर एकीकरण की
तीन विचारधारापन पे। और वो जो एकीकरण की तीन विचारधाराएं थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली गणतंत्रवादी। कहने का मतलब एक विचारधारा के लोग इटली को क्या बनाना चाहते थे? रिपब्लिक बनाना चाहते थे या गणतंत्र बनाना चाहते थे? और अगर हम बात करें कि गणतंत्रवादी विचारधारा का जो विचारक था वो किसे माना जाता है? मेजनी को माना जाता है। मेजनी नामक व्यक्ति ने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। मेजनी नामक व्यक्ति ने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और ध्यान रखेंगे 1831 ईस्वी में। और इसी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। और ये चाहता था कि जो इटली है वहां पर एक गणतंत्रवादी शासन क्या हो, स्थापित हो, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक ना हो। क्योंकि हम सब जानते हैं हमने भी हमारे देश को क्या बनाया है? गणतांत्रिक बनाया है। हमारा देश भी क्या है? रिपब्लिक है, गणतंत्र है। एक दूसरी विचारधारा थी कि इटली को क्या बना दिया जाए? एक संघीय राज्य बना दिया जाए या यूनियन स्टेट बना दिया जाए। संघीय राज का मतलब है जिसमें इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में हो, जिसमें इटली का एकीकरण पोप के नेतृत्व में हो और वहां एक संघ की स्थापना की जाए। और तीसरी विचारधारा थी नरमपंथी उदारवादी। और ध्यान रखेंगे इसका नेतृत्व कैबूर नामक व्यक्ति कर रहा था। जो इटली में एक संवैधानिक राजतंत्र कायम करना चाहता था। और ध्यान रखेंगे वर्षा, मैं आपको रिपब्लिक का मतलब जरूर बताऊंगा, पहले आप रिपब्लिक की स्पेलिंग ठीक लिख कर भेजें।
और ध्यान रखेंगे जो कैबूर नामक व्यक्ति था, यह चाहता था कि इटली में राजनैतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हो। कहने का मतलब पहले वहां पर यूनिफिकेशन पॉलिटिकली नहीं बल्कि इकोनॉमिकली किया जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली किया जाएगा तो वहां पर जो इकोनॉमी है, वहां पर जो अर्थव्यवस्था है, उसको सारे के सारे लोगों में, सारे के सारे क्षेत्रों में समान रूप से क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो ये तीन विचारधाराएं थी इटली के एकीकरण की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इटली के एकीकरण में अगर हम सबसे बड़े हर्डल की बात करें या सबसे बड़ी बाधा की बात करें तो वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। तो ध्यान रखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली के एकीकरण में द बिगेस्ट बैरियर या सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया क्यों बन रहा था? ध्यान रखेंगे, इसके दो रीजंस थे, इसके दो कारण थे। और वो दो कारण क्या थे? सबसे पहला, इटली के राष्ट्रवाद से उसे खुद नष्ट होने का खतरा था। और दूसरा रीजन ये, इटली के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था ऑस्ट्रिया ने, उन दोनों क्षेत्रों को खोने का भी डर किसको था? ऑस्ट्रिया का। तो हम सब जानते हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया क्षेत्र को खोने का डर, ये दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली वासियों का एकीकरण हो या यूनिफिकेशन हो। दूसरी बाधा के बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन था? इटली का पोप भी एकीकरण नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने राज्य को खोने का डर था। और तीसरा बैरियर, सामंतवादी शासक और कुलीन वर्ग, सामंतवादी शासक और कुलीन वर्ग भी एकीकरण नहीं चाहते थे।
सामंतवादी शासक और कुलीन वर्ग भी वहां पर एकीकरण नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इटली में क्योंकि वो इटली में जागीरदारी प्रथा को और भी मजबूत करना चाहते थे। ये वो महत्वपूर्ण कारण है और महत्वपूर्ण लोग हैं और महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जो इटली के एकीकरण में आ रही थी। लेकिन ध्यान रखेंगे 1848 के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने इटली को एकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया। या 1848 के बाद ऐसी दो घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से इंस्पिरेशन मिली इटली को एकीकरण की या यूनिफिकेशन की। कुलीन वर्ग क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहला वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जब हमने पुनर्जागरण पढ़ा था, एनलाइटमेंट पढ़ा था और अमेरिकी क्रांति पढ़ी थी, वहां पर हमने कुलीन वर्ग के बारे में बात की थी। पिछली क्लासेस अटेंड कीजिए, जानकारी वहीं पर मिलेगी। तो 1848 के बाद ऐसी दो घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से इटली को भी एकीकरण के लिए प्रोत्साहन मिला। सबसे पहली पूरे यूरोप पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। पूरे के पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो एक महत्वपूर्ण रीजन था कि इटली को भी इंस्पिरेशन मिली यूनिफिकेशन की, एकीकरण की। और दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा रीजन था पीडमोंट और सर्डिनिया। पीडमोंट और सर्डिनिया नामक क्षेत्र में आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण इटली के ही दो क्षेत्र थे जिनका नाम था पीडमोंट और सर्डिनिया। यहां पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावरमेंट देखने को मिला था, सशक्तिकरण देखने को मिला था, जिसकी वजह से शेष इटली या संपूर्ण इटली को एकीकरण का प्रोत्साहन मिला या जागरूकता मिली। कैबूर जो नरमपंथी उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसी को ध्यान रखेंगे, कैबूर 1850 में पीडमोंट और सर्डिनिया का
वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त हुआ? कैबूर 1850 में पीडमोंट और सर्डिनिया का वित्त मंत्री नियुक्त हुआ। और इसी ने वहां पर औद्योगिक एवं कृषि से संबंधित विकास किए। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विकास किया। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विकास किया। और इसके अलावा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड से कई समझौते किए। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद इन्हीं कार्यों से प्रभावित होकर सम्राट विक्टर ने कैबूर को 1852 ईस्वी में पीडमोंट और सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया। और कहने का मतलब, अब कैबूर जहां का वित्त मंत्री था, पीडमोंट और सर्डिनिया का, अब वो वहीं का क्या बन चुका था? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन चुका था। जिस समय वहां का शासक महाराज विक्टर हुआ करता था। कहने का मतलब, कैबूर की वजह से ही जो पीडमोंट राज्य था, वो एक मॉडल राज्य के रूप में उभर कर आया। और इसी से पूरे इटली के लोगों को क्या मिली? इंस्पिरेशन मिली।
जी, कहने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने? कैबूर ने। 1850 में ये पीडमॉन्ट और सर्डिनिया का वित्त मंत्री बन गया। औद्योगिक और कृषि से संबंधित विकास किए, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित इसने डेवलपमेंट किए वहां पर, और वहीं पर फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों से कई समझौते किए। और जब इतने सारे रिफॉर्म्स और सुधार इसने किए तो इसी बात से प्रभावित होकर पीडमॉन्ट के ही सम्राट विक्टर ने इसको उसी क्षेत्र का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कहने का मतलब पूरे के पूरे इटली के लिए जो पीडमॉन्ट राज्य था वो एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आया और सभी को इंस्पिरेशन मिली उसी से। लेकिन अभी कैबूर की चिंता खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कैबूर अच्छी तरीके से जानता था कि ऑस्ट्रिया के रहते हुए इटली के बाकी क्षेत्रों का पीडमॉन्ट में विलय करना या उन्हें पीडमॉन्ट में मिलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि इटली का एकीकरण हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैबूर को मौका तब मिला जब क्रीमिया युद्ध हुआ। और जब क्रीमिया युद्ध हुआ तो हम सब जानते हैं क्रीमिया युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हम सब जानते हैं जो क्रीमियन वॉर था, जो क्रीमिया युद्ध था, वो क्रीमिया और फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इसी चीज का फायदा उठाया कैबूर ने, और कैबूर ने तुरंत फ्रांस और ब्रिटेन को क्रीमियन वॉर में, क्रीमियन युद्ध में 15,000 सैनिकों की रेजिमेंट या टुकड़ी फ्रांस और ब्रिटेन की मदद करने के लिए भेजी। और इसी का फायदा मिला फ्रांस और ब्रिटेन को। और हम सब जानते हैं इसी वजह से क्रीमियन युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर क्रीमिया को पराजित कर दिया और क्रीमिया को हरा दिया। और इस वजह से ब्रिटेन और जो फ्रांस थे वो बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हो गए किसके? कैबूर के। इसीलिए ध्यान रखेंगे जब 1865 में, इसी वजह से, या आप लिख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा भाई। कैमूर ने क्रीमियन युद्ध में, कैमूर ने क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य मदद की। कैमूर ने क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य मदद की और 15,000 सैनिकों की सेना भेजकर उनकी मदद की। इसी कारण इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस विजयी रहे। और ध्यान रखेंगे 1865 में पेरिस ट्रीटी या पेरिस संधि में, 1865 में पेरिस ट्रीटी या पेरिस संधि में पीडमॉन्ट और सर्डिनिया को, पीडमॉन्ट और सर्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरोध के, ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद, ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद प्रतिनिधित्व मिला।
लेकिन इस ट्रीटी में इस संधि में ऑस्ट्रिया ने साफ साफ ये कह दिया कि बिना युद्ध के या बिना पराजित हुए वो किसी भी हालत में लोम्बार्डी और वेनेशिया को इटली को नहीं सौंपेगा। इसीलिए अब कैमूर युद्ध करने के लिए तैयार था, किससे? ऑस्ट्रिया से। लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ना है तो इसके लिए क्या चाहिए होगी? मदद चाहिए होगी। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की खुद मदद कर चुका था कौन? कैमूर। इसी वजह से कैमूर ने अप्रोच किया किसकी तरफ? ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ। लेकिन जो ब्रिटेन था वो ऑस्ट्रिया और कैमूर के बीच के विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए अब कैमूर के पास एक ही ऑप्शन था कि मदद किससे मांगी जाए? फ्रांस से मांगी जाए। इसीलिए ध्यान रखेंगे। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली के एकीकरण का शुरू होता है प्रथम चरण या फर्स्ट फेज। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का फर्स्ट फेज या प्रथम चरण। पहले चरण में 1858 में 1858 में कैमूर और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ या एक पैक्ट हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है प्लॉम्बियर्स समझौता। ये कहलाता है प्लॉम्बियर्स पैक्ट या प्लॉम्बियर्स समझौता। और इस समझौते के तहत कैमूर ने फ्रांस के साथ ये शर्त रखी, सबसे पहले ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस मदद करेगा। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, युद्ध के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया का विलय पीडमोंट में होगा। और तीसरा समझौता यदि टस्कनी, परमा और मोडेना के साथ, यदि टस्कनी, परमा और मोडेना के साथ पोप के प्रदेश को जनमत संग्रह से
इटली में मिलाया जाएगा, इटली में मिलाया जाएगा, तो फ्रांस उस पर आपत्ति नहीं करेगा, तो फ्रांस उस पर आपत्ति नहीं करेगा। जी हाँ बिल्कुल, जो प्लम्बियर्स है वो प्लेस है, इसीलिए हमने उसको प्लम्बियर से समझौता कहा है, क्योंकि वो प्लम्बियर्स नामक स्थान पर ही कैमूर और फ्रांस के बीच में हुआ था। और इसके बाद एक सेकंड होल्ड करेंगे। इसके बाद पीडमोंट और फ्रांस की सेना ने मिलकर 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद ऑस्ट्रिया को पराजित किया। दो युद्ध लड़े गए, पहला कहलाता है मेजेंटा का युद्ध, पहला कहलाता है मेजेंटा का युद्ध, और ध्यान रखेंगे दूसरा कहलाता है सोल्फेरिनो का युद्ध। 6 हफ्ते तक संघर्ष चला ऑस्ट्रिया और पीडमोंट और फ्रांस की संयुक्त सेना के बीच, और ध्यान रखेंगे बेजेंटा के युद्ध और सेल्फेरिनो के युद्ध में पीडमोंट और फ्रांस की सम्मिलित सेना ने मिलकर ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और ध्यान रखेंगे और लोम्बार्डी पर अधिकार किया, लोम्बार्डी पर अधिकार किया।
इसके बाद सेकंड फेज या द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में ध्यान रखेंगे 1860 ईस्वी में परमा टस्कनी, 1860 ईस्वी में परमा टस्कनी और परमा टस्कनी और मोडेना नामक प्रांतों का इटली में विलय कर दिया गया। इसके बाद थर्ड फेज या तृतीय चरण, और ध्यान रखेंगे कैमूर की ही सेवा में, कैमूर की ही सेवा में कार्यरत गैरिबाल्डी नामक योद्धा ने, कैमूर की ही सेवा में कार्यरत गैरिबाल्डी नामक योद्धा ने नेपल्स और सिसिली नामक प्रांतों को जीतकर इटली में मिलाया। इसके बाद फोर्थ फेज या चतुर्थ चरण, 1866 ईस्वी में इन 1866 एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है सेडोवा का युद्ध, जो लड़ा गया प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में, इस युद्ध में इटली ने प्रशा की मदद की और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे इसके बाद वेनेशिया, इसके बाद वेनेशिया का भी इटली में विलय कर दिया गया।
कहने का मतलब अब केवल और केवल इटली में एक पोप का ही प्रदेश ऐसा बचा था जिसका इटली में विलय नहीं हुआ था। इसके बाद ध्यान रखेंगे फिफ्थ फेज या पांचवा चरण। फिफ्थ फेज या पांचवा चरण पांचवा चरण था पोप के प्रदेश को या रोम को इटली में मिलाना। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो पोप का प्रदेश था रोम, वहां पर फ्रांस की एक बड़ी सेना पोप की हिफाजत करने के लिए रहा करती थी, उसकी सिक्योरिटी में। और अगर ऐसे में इटली रोम पर अटैक करके पोप का प्रदेश अपने साम्राज्य में मिलाएगा या अपने क्षेत्र में मिलाएगा, तो अब इटली को सीधा सीधा सामना करना पड़ेगा किससे? फ्रांस से। और क्योंकि इटली फ्रांस से टक्कर नहीं लेना चाहता था, फ्रांस से पंगे नहीं लेना चाहता था, इसीलिए इसके लिए इटली को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। और इटली को एक बेहतरीन मौका तब मिला जब 1870 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, फ्रांस की एक बड़ी सेना रोम में पोप की रक्षा करती थी। लेकिन जब 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ, जो हुआ प्रशा और फ्रांस के बीच, जब सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में प्रशा और फ्रांस के बीच लड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे फ्रांस का शासक जो उस समय हुआ करता था नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन तृतीय, अब वो प्रशा के खिलाफ बुरी तरीके से उलझ चुका था। इसीलिए उसने सारे की सारी सेना जिसे उसने रोम में लगाया था पोप की रक्षा के लिए, वो सारी की सारी रेजिमेंट और सेना उसने वापस बुला ली सेडान के युद्ध में प्रशा के खिलाफ। और ध्यान रखिए कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर इसी स्थिति का फायदा उठाकर 1870 में इटली ने रोम में जनमत संग्रह कर दिया। जिसमें पोप के समर्थ में मात्र 6 वोट पड़े। इसके बाद रोम का विलय भी इटली में कर दिया गया। इसलिए रोम का विलय भी इटली में कर दिया गया। और रोम को ही इटली की राजधानी घोषित किया गया।
रोम के ही एक छोटे भाग को पोप को दे दिया गया, जो भाग आगे चलकर वेटिकन सिटी कहलाया। और फाइनली इस तरीके से हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी। दोस्तों कल क्लास होगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर क्लास होगी तो मॉर्निंग में होगी, मैं अभी घोषणा करके जा रहा हूँ। और अगर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आता है दैट मीन्स क्लास नहीं होगी। विश यू वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें, हिंदुस्तान रहें या इस्लामाबाद रहें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।